calendars, Roman numerals, home heaters, concrete, architectural marvels, current affairs, newspapers. अरे ये यार, भावनाओं को समझा करो। पब्लिक टॉयलेट्स, फेमस तो किया ना। रोमन एम्पायर के लिए थोड़ा प्रकाश जानना होगा रोम के इतिहास में। रोम का इतिहास रोम से भी पहले शुरू हुआ। अरे कहना क्या चाहते हो? नियोलिथिक और ब्रॉन्ज एज के बाद इटालियन पेनिनसुला में बहुत से ट्राइब्स रहे, जैसे उम्ब्रियंस, लैटिन, एट्रस्कन्स। लेकिन उनके हिस्ट्री के बारे में हमें कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि उन्हें भी मेरी तरह लिखना पसंद नहीं था। लेकिन फिर 700 BCE के आसपास उनके पड़ोसी ग्रीक्स को आता है उन पे इंटरेस्ट, और उन्होंने लिखना शुरू किया रोम का इतिहास। अब क्योंकि ग्रीक्स का माइथोलॉजी के थ्रू स्टोरी कहने का अपना ही था स्टाइल, इसलिए उन्होंने रोम के ओरिजिन को भी माइथोलॉजी से जोड़ दिया। और उसी में सबसे फेमस स्टोरी है ट्रोजन के हीरो एनियस की, जो ग्रीक के एक शहर ट्रॉय के डिस्ट्रॉय होने के बाद सेंट्रल इटली में जाकर बस जाते हैं। और फिर करीब 400 सालों बाद एल्बा लोंगा नाम के लैटिन टाउन में ट्विन ब्रदर्स रोमुलस और रीमस का जन्म होता है, जो स्वयं मार्स यानी मंगल के पुत्र थे। और फिर जैसा कि हर माइथोलॉजी में होता है, एक विलन छोटे बच्चे को मारने की कोशिश करता है और वो नदी में बहकर बच जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ इनके साथ भी। उनके अंकल नाना जी के भाई, उन्हें जो भी कहते हैं, वे उन्हें मरवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोनों भाई टाइबर नदी में बहते रहते हैं। और फिर उन्हें बचाता है एक भेड़िया, बचाती है, बिकॉज इट वॉज अ शी वुल्फ। जब वे बड़े होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो तो शाही खानदान से हैं। फिर क्या, वो निकल पड़ते हैं अपने अंकल नाना को मारने। अरे बस 2 किलोमीटर है, वेट करो। दोनों भाई अपना खुद का शहर बसाने की सोचते हैं, लेकिन बसाए कहाँ। रोमुलस को पसंद आता है पैलेटिन हिल और रीमस को पसंद आता है एवेंटिन हिल। फिर दोनों के बीच इस बात पर लड़ाई हो जाती है, एंड द विनर इज रोमुलस। और फिर फाइनली 753 BC में वो अपना एक शहर बसाते हैं, जिसका नाम रखते हैं रोमुलस का रोम, दी रोम। कुछ सालों तक सब ठीक ठाक ही चलता है, लेकिन फिर आता है एक राजा टार्क्यूनियस सुपरबस, लेट्स जस्ट कॉल हिम बस। अब बस सबको अपने बस में करना चाहता था, इसलिए रोम के लोगों ने उनकी एक भी बस नहीं चलने दी और उन्हें एक सुनसान जगह पर उतार दिया। मोनार्की को हटाकर रोमन रिपब्लिक की स्थापना की गई। मतलब रोम का अब कोई राजा नहीं होगा, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू चलेंगे। रोमन रिपब्लिक कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरह चलता है, और देखते ही देखते रोम एक सिटी से इतने बड़े हिस्से तक एक्सपैंड हो जाता है। लेकिन जैसे हर अच्छी चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है, वैसा ही कुछ रोमन रिपब्लिक के साथ भी होता है। सोशो इकोनॉमिक और एग्रेरियन क्राइसिस की वजह से लोगों के बीच टेंशन बढ़ती है। इन टेंशन्स को दूर करने के लिए जूलियस सीजर क्रेसस और पोम्पाई के साथ अलायंस बनाकर रोमन रिपब्लिक को रिप्लेस करते हैं और अपने आप को डिक्टेटर डिक्लेयर करते हैं। बट 4 साल के अंदर ही उन्हें असैसिनेट कर दिया जाता है। फिर जूलियस सीजर के गोद लिए बेटे ऑक्टेवियन अपने फ्रेंड्स मार्क एंटनी और लैपिडस के साथ मिलकर जूलियस सीजर के असैसिन्स को मार देते हैं। फिर लैपिडस को भी मार देते हैं। फिर मार्क एंटनी और उनकी लवर क्लियोपेट्रा, हाँ वही इजिप्ट वाली, उसको भी मार देते हैं। देन ही गेट द टाइटल ऑफ अगस्टस एंड बिकम द फर्स्ट किंग ऑफ रोमन एम्पायर इन 27 BC। सब कुछ चलता है अच्छा ठीक ठाक। ओलंपिक्स होते हैं, बिल्डिंग्स बनती है, ग्लैडिएटर मूवी बनती है। Run. कुछ भी। ओके। और 117 AD में रोमन एम्पायर अपने जिनत में होता है। बट
फिर एंट्री होती है एक और विलन की, 3rd सेंचुरी। इस सेंचुरी में सब कुछ तितर बितर होता रहता है। इकोनॉमिक क्राइसिस, एक्सटर्नल इन्वेजन्स एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड ये भी वो भी। इसी 3rd सेंचुरी क्राइसिस में किंग बनते हैं डायोक्लेटियन। उन्हें रोमन एम्पायर कुछ ज़्यादा ही बड़ा लगता है। उनके अकॉर्डिंग इतने बड़े एम्पायर को एडमिनिस्टर करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उसे वे 4 पार्ट्स में स्लाइस यानी डिवाइड करते हैं एंड ईच पार्ट वॉज रूल्ड सेपरेटली बाय अ रूलर कॉल्ड टेट्रार्क। लेकिन ये सिस्टम ज़्यादा समय तक नहीं चलता। उन्हीं में से एक टेट्रार्क कॉन्स्टेंटाइन रोमन एम्पायर को फिर से यूनिफाई करते हैं और उसे एक सिंगल एंटिटी बना देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट? कुछ रह नहीं गया। ओह, कॉन्स्टेंटाइन, दी कॉन्स्टेंटाइन। ये तो वही कॉन्स्टेंटाइन है ना जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया था। इससे पहले के जितने भी रोमन किंग्स थे उन्होंने क्रिश्चियंस को परसिक्यूट किया था। कॉन्स्टेंटाइन वॉज द फर्स्ट रोमन किंग जिनकी पॉलिसी में रिलीजन टॉलरेंस था और उन्होंने खुद क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया था। ही इज़ ऑल्सो द किंग जिन्होंने ईस्टर्न रोमन एम्पायर में कॉन्स्टेंटिनोपल नाम के शहर को इस्टेब्लिश किया था, जो कि आज का मॉडर्न डे इस्तांबुल है। तो कॉन्स्टेंटिन ने एम्पायर को यूनिफाई तो कर दिया था, लेकिन कई सदियों तक ईस्टर्न और वेस्टर्न रोमन एम्पायर के बीच पावर स्ट्रगल चलता रहा और थियोडोसियस I वो लास्ट एम्परर थे जिसने बोथ ईस्टर्न और वेस्टर्न को रूल किया। जिसके बाद एक फाइनल ब्लो आता है और रोमन एम्पायर ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ईस्टर्न पार्ट, जिसे बेजेंटीन भी कहा जाता है, वहाँ तो फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन चलता है, लेकिन वेस्टर्न रोमन एम्पायर में बजते हैं सैड सॉन्ग्स। उन पे कंटिन्यूसली अटैक पे अटैक होते रहते हैं और फिर 476 AD में एक फाइनल नॉकआउट पंच आता है बाय जर्मैनिक चीफ ओडेसियर टू द लास्ट रोमन एम्परर रोमुलस अगस्टस। वैसे आयरनी देखी, रोमुलस से ही शुरुआत होती है और रोमुलस में ही ख़त्म। सो इस तरह से हमारी पेशकश अग्रसर होती है समापन की ओर। रुको जरा। बेजेंटीन एम्पायर का क्या? उसका बताया तो, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। आपको बेजेंटीन एम्पायर के गुलशन गुलशन फूलों को देखना है तो कमेंट करिए। खत्म, बाय बाय, टाटा।